अब जो होने वाला है उस पर ध्यान दें। आप कब्जे वाले क्रीमिया में कहीं किसी रूसी द्वारा बनाया गया वीडियो को देख रहे हैं। एक आम दिन, एक आम सड़क और सामने एक ट्रक जा रहा है। लेकिन ऊपर देखो, वहां आसमान में उस जगह पर वो एक ड्रोन है और वो कोई आम ड्रोन नहीं है जो हवा में खो गया हो। रूसी जो फिल्मा रहा है उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है जैसे ये आम बात हो गई हो। ये तो तीसरा है। ये तो तीसरा है। हाँ, तीसरा। सिर्फ उसी सड़क के टुकड़े पर। अभी क्राइमिया में यही हकीकत है। एक ऐसी जगह जहां सड़कें इतनी खतरनाक हो गई हैं कि रूसी ड्राइवर किसी भी पैसे के लिए उन पर चलने से इनकार कर देते हैं। इन सड़कों में से एक को रूसी लोगों ने खास उपनाम दिया है, मौत की सड़क। इसी सड़क पर यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला करने का एक तरीका खोजा, बिना उसे आक्रमण किए। वहां जो हो रहा है वह पूरे प्रायद्वीप का भविष्य तय कर सकता है। लेकिन यह समझने के लिए कि यह इतना गंभीर क्यों है, हमें यूक्रेनियों के मन में आई एक चुपचाप बदलाव से शुरुआत करनी होगी। एक सोच में बदलाव जो किसी भी नई हथियार से ज्यादा कीमती है। लगभग पूरी इस जंग के दौरान यूक्रेनी ड्रोन की कहानी एक शिकार की कहानी रही है। एक ड्रोन एक वाहन का पीछा कर रहा है। एक कामिकाजे ड्रोन एक अकेले टैंक पर झपट्टा मारता हुआ। यह सस्ता था, सटीक था, घातक था, लेकिन यह हमेशा एक ही लक्ष्य पर वार करने की बात थी, एक एक करके। लेकिन एक एक करके लक्ष्यों को मारना रूस जैसे बड़े देश के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकता। और किसी समय यूक्रेनी पक्ष के किसी व्यक्ति ने एक अलग सवाल पूछा, अगर हम गाड़ियों का पीछा करने के बजाय पूरे प्रवाह को रोक दे तो? अगर हम सैनिकों पर नहीं बल्कि उन्हें जिंदा रखने वाली चीज पर हमला करें? इस विचार को आधिकारिक नाम मिला। मई 2026 में यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइल फेडोरोव ने एक रसद नाकेबंदी कार्यक्रम की घोषणा की। उनके शब्दों में इसका उद्देश्य सरल और डरावना था, दुश्मन को यह महसूस कराना कि वह अब फ्रंट लाइन से बहुत दूर भी सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ बातें नहीं थी। सरकार ने लगभग $113 मिलियन सीधे उन ड्रोन ब्रिगेड्स में लगाए जो पहले ही दिखा चुकी थी कि वे रूसी रसद पर वार करना जानती हैं। इस बदलाव पर ध्यान दें। अब निशाना खाई में बैठे सैनिक पर नहीं रहा। अब निशाना ईंधन, खाना, गोला बारूद और वह सब कुछ है जिसे उस आदमी तक पहुंचने से पहले सड़क के रास्ते आना पड़ता है। इस नए दौर ने एक इतना साधारण साधन लाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि यूक्रेन ने अपने ड्रोन लिए और उन्हें एक ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। माइंस गिराना, विस्फोट से हमला नहीं करना, लक्ष्य पर जाकर टकराना नहीं, बस एक सड़क तक उड़ना, कभी कभी 100-150 किलोमीटर तक फ्रंट लाइन के पीछे और डामर पर माइंस गिरा देना। इनमें से कुछ ड्रोन डिस्पेंसर ले जाते हैं। ये छोटे छोटे माइनों से भरे कंटेनर जैसे होते हैं जो एक ही बार में दर्जनों माइंस बिखेर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि कुछ वर्शन एक बार में 48 माइंस तक गिरा सकते हैं। कुछ और भी हैं जो भारी ड्रोन पर लगाए जाते हैं और रात में उड़ते हैं और सबसे दूर के लक्ष्यों को दुश्मन की लाइनों के पीछे निशाना बनाने के लिए पसंदीदा वाहन एक यूक्रेनी ड्रोन है जिसे FP2 कहा जाता है। ये रेंज के बदले कंट्रोल देता है, करीब 200 किलोमीटर तक उड़ता है, लेकिन भारी भार ले जाता है और ऑपरेटर को यह सटीक नियंत्रण देता है कि बिल्कुल इस भार को छोड़ना। यूक्रेनी कमांडर ने उनके पास मौजूद जानकारी के स्तर को एक डरावनी पंक्ति में संक्षेप में बताया। हमें ठीक समय रास्तों के बारे में पता है। हमें पता है वे ईंधन ले जाने के लिए कौन सी सड़कें इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक मजेदार विडंबना है। क्या आप जानना चाहते हैं ड्रोन से माइंस गिराने की रणनीति किसने बनाई? इसी युद्ध में थोड़े समय पहले खुद रूस ने। अब वही विचार उसके खिलाफ ऐसे स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है जिसकी मॉस्को ने कल्पना नहीं की थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप समझ चुके हैं कि यहाँ क्या हो रहा है तो एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
हम रोज ऐसी चालों का विश्लेषण करते हैं, यही आप फॉलो करना चाहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन सड़क पर बारूदी सुरंगें बिछाना मामूली लगता है, इससे पूरी सेना कैसे खतरे में आ सकती है? और असली जीनियसियत तो यहीं पर है, क्योंकि इन बारूदी सुरंगों को कुछ भी नष्ट नहीं करना है। एक सेकेंड के लिए इस बारे में सोचो। बारूदी सुरंग का काम ट्रक को 1000 टुकड़ों में उड़ाना नहीं है, उसे रोकना है, उसे अचल करना है। इन बारूदी सुरंगों का अध्ययन करने वाले एक विश्लेषक ने बताया कि इन बारूदी सुरंगों में इतना विस्फोटक होता है कि वाहन को निष्क्रिय किया जा सके, और बेकार करना यही असली मुद्दा है। सोचिए, एक ट्रक के रुकने से सप्लाई लाइन पर कितना असर पड़ता है। वो रास्ता रोक देता है, वो पीछे आने वाली हर चीज को रुकने के लिए मजबूर कर देता है, वो एक जाम पैदा कर देता है। एक खुले हाईवे के हिस्से में फंसे हुए एक जगह पर ठहरे हुए वाहनों का जमावड़ा और रुके हुए वाहनों का जमावड़ा वही निशाना है जिसके बारे में ड्रोन ऑपरेटर सपना देखता है। यानी माइन को काम पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, उसे बस काफिले के आगे इतना समय के लिए रुकना है कि कोई और चीज जैसे कि कामिकाज़े ड्रोन आकर काम पूरा कर सके। एक मामूली सा धातु का टुकड़ा जिसकी कीमत लगभग कुछ भी नहीं है, लाखों की कीमत वाले वाहनों के काफिले को रोक देता है। जब आप इसे समझते हैं तो जान जाते हैं कि यह हथियार रूस के लिए दिखने से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहां एक जबरदस्त असमानता है। एक कामिकाज़े ड्रोन एक वाहन पर एक बार हमला करता है और खत्म हो जाता है, लेकिन सड़क पर बिखरी हुई कुछ बारूदी सुरंगें वहां से गुजरने वाले हर वाहन के लिए खतरा बन जाती है। एक बार नहीं बल्कि हमेशा के लिए, जब तक कोई जान जोखिम में डालकर सड़क साफ नहीं करता। सिर्फ एक ड्रोन उड़ान से पूरा हाईवे अनिश्चितकाल बंद हो सकता है। खुद रूसी लोग भी यह समझ गए हैं और इस बात को लेकर घबराए हुए हैं। एक रूसी सैन्य ब्लॉगर जो काफी प्रसिद्ध है ने चेतावनी दी कि सड़कों पर नियमित रूप से बिछाई गई छोटी छोटी बारूदी सुरंगें परिवहन को पूरी तरह से ठप कर सकती हैं, क्योंकि यातायात को बार बार रोकना पड़ता है ताकि बारूदी सुरंगों की जांच और उन्हें हटाया जा सके। एक अन्य रूसी ब्लॉगर ने शिकायत की कि लगभग पूरे 1 महीने तक रसद व्यवस्था में बाधा आई, जिससे न केवल पीछे के इलाकों में बल्कि मोर्चे पर भी आपूर्ति प्रभावित हुई। और एक बात पर ध्यान दो, डर बारूदी सुरंगों से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। हर सड़क पर बारूदी सुरंगें बिछाना जरूरी नहीं, बस कुछ सड़कों पर बार बार बारूदी सुरंगें बिछा दो ताकि हर सफर मौत के साथ एक जुआ बन जाए। ड्राइवर नहीं जानता किस सड़क पर बारूदी सुरंग है या नहीं, हर सड़क संदिग्ध हो जाती है, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है जब तक सबूत न हो। सिद्धांत में सब अच्छा लगता है, पर क्या ये असली सेना को सच में रोक सकता है? इसका प्रमाण एक खास जगह है। ये पूरी कहानी की सबसे ठोस बात है। शुरुआत में जो मौत की सड़क थी, याद है? यही वो नाम है जो R280 को मिला, एक सड़क जिसे रूसियों ने नोवोरोसिया रूट या नया रूस का नाम दिया। ये सड़क रूस के दक्षिण को कब्जे में ली गई मारियुपोल, मेलिटोपोल और आखिर में क्रीमिया से जोड़ती है। मॉस्को के लिए ये सड़क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केर्च पुल के बाद जमीन के रास्ते मुख्य विकल्प है। वह पुल जिसे यूक्रेन पहले भी कई बार निशाना बना चुका है। जानते हैं इस सड़क का क्या हुआ? जून 2026 में यूक्रेनी ड्रोन बलों के कमांडर रॉबर्ट ब्रोडी ने एक आंकड़ा जारी किया। उस राजमार्ग पर सैन्य यातायात 71% गिर गया था। सिर्फ 2 हफ्तों में 71%। पूरे दक्षिण की मुख्य आपूर्ति सड़क लगभग खाली हो गई थी। कोई सेना रास्ता नहीं रोक रही थी, बल्कि ड्रोन और बारूदी सुरंगों ने यात्रा को आत्मघाती बना दिया था। जैसा आपने वीडियो की शुरुआत में ड्रोन देखा था, फिर इसका असर सड़क से निकलकर असली जिंदगी में भी दिखा। क्रीमिया में पेट्रोल की कमी है। अधिकारियों ने राशनिंग लागू कर हर गाड़ी को सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल कूपन के साथ देना तय किया। सेवास्तोपोल
रूसी काला सागर बेड़े के ऐतिहासिक अड्डे पर ब्लॉक के चारों ओर लंबी कतारें लग गई। रहवासियों ने इंटरनेट पर पेट्रोल 2-3 गुना ज्यादा दाम में बेचना शुरू कर दिया। और एक बात सब साफ कर देती है, शुरुआत में क्रेमलिन ने आबादी की बेवजह घबराहट को दोषी ठहराने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद खुद रूस के ऊर्जा मंत्रालय को सच स्वीकार करना पड़ा। इसकी वजह यूक्रेनी ड्रोन हमले थे। जब आपका अपना दुश्मन ही नुकसान की सच्चाई कबूल कर ले तो सोचिए, तो आप जानते हैं कि नुकसान असली है। और फिर आता है वो साफ सवाल, और रूस पलटवार क्यों नहीं करता? इतनी बड़ी सेना खदानों और कुछ ड्रोन का सामना नहीं कर सकती। सच तो यह है कि उसने कोशिश की थी, और हर कोशिश पिछली से भी बुरी साबित हुई। पहली कोशिश तो लगभग मजाकिया थी। रूसियों ने अपने ट्रकों को काले और सफेद रंग की धारियों से पागलपन भरे ज्यामितीय पैटर्न में रंगना शुरू कर दिया। सैन्य इतिहास जानने वाले लोग इसे तुरंत पहचान लेंगे। ये वही छलावरण है जिसे डैजल कहते हैं, जिसे नौसेनाएं प्रथम विश्व युद्ध में जहाजों पर निशाना लगाने वालों को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल करती थीं। लेकिन इसमें एक समस्या है, वो इंसानी आंख के खिलाफ काम करता था जो पेरिस्कोप से झांक रही हो। आधुनिक यूक्रेनी ड्रोन आम कैमरों और थर्मल कैमरों का संयोजन इस्तेमाल करते हैं, और थर्मल कैमरा गर्मी देखता है, पेंट नहीं। थर्मल कैमरा लगे ड्रोन के लिए ट्रक का गर्म इंजन हमेशा एक जैसा दिखता है। गाड़ी पर पेंट कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, पट्टियां बस गायब हो जाती हैं। ड्रोन इंसान के चलाने पर ये चमकीली पट्टियां ट्रक को छुपाने की बजाय और आसानी से दिखा देती हैं। रूस ने 100 साल पुराना एक चाल फिर से अपनाई है, उस खतरे के खिलाफ जो ज्यादातर मामलों में वैसे देख ही नहीं सकता जैसे एक आंख देखती है। और ये सिर्फ पेंटिंग तक ही नहीं रुका। कुछ लोगों ने तो ईंधन के ट्रकों को ऊपर से पेड़ों के तनों से ढक दिया, इस उम्मीद में कि वे नजरों से बच जाएंगे। दूसरी कोशिश ज्यादा गंभीर थी और इसलिए वो और भी महंगी पड़ी। रूस ने अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स को सड़कों के पास ले आया ताकि काफिलों की सुरक्षा की जा सके। और इसमें वाकई में तर्क है, सिद्धांत रूप में ये सही है, लेकिन उसने अपने सबसे महंगे और कीमती उपकरण आगे कर दिए। करोड़ों डॉलर के सिस्टम उन्हीं ड्रोन के निशाने पर आ गए जिनसे उन्हें लड़ना था। और यही हो रहा है, यूक्रेन इन वायु रक्षा प्रणालियों को सस्ते ड्रोन से नष्ट कर रहा है, यहां तक कि क्रीमिया क्षेत्र में भी। यानी ट्रकों की सुरक्षा के लिए रूस को अपनी सबसे कीमती चीजों को ही सामने लाना पड़ता है। और तीसरा रास्ता जो शायद सच में काम कर सकता था, वो भूगोल में ही अटक जाता है। रूस सड़कों को एंटी ड्रोन जाल से ढक सकता था, वे जालीदार सुरंगें जो पहले मोर्चे के पास दिखी थीं। ड्रोन के खिलाफ ये जालियां काफी हद तक असरदार हैं। लेकिन एक बात है, कुछ 100 मीटर सड़क को ढकना, दूसरी बिल्कुल अलग बात है सैकड़ों किलोमीटर हाईवे को ढकने की कोशिश करना। ये काम लगभग नामुमकिन है ना? अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं। अगर रूस भी इतना बड़ा होने के बावजूद इस रणनीति को नहीं रोक सकता, तो इसका आगे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि युद्ध की प्रकृति में कुछ बदल गया है। ये बदलाव सिर्फ क्रीमिया तक सीमित नहीं, क्योंकि दशकों तक तर्क हमेशा एक जैसा ही रहा है। जिसके पास सबसे बड़ा विस्फोटक, भारी टैंक, तेज मिसाइल होती है, वही जीतता है। यूक्रेन ने कुछ और दिखाया कि निर्णायक हथियार सबसे सस्ता और सबसे शांत भी हो सकता है। वो जिसे दुश्मन देख भी नहीं सकता, जिसकी कीमत उस ट्रक की कीमत के सिर्फ एक हिस्से जितनी है जिससे वो रोकती है। यही बात रूस के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। टैंक खोने का अपमान नहीं, यह जानना है कि अरबों की कीमत वाले उपकरणों को सड़क पर पड़े धातु के टुकड़ों से रोका जा सकता है। इसके खिलाफ कोई स्पष्ट रक्षा नहीं है। जिस प्रायद्वीप को उसने कभी न खोने की कसम खाई थी, उस पर कोई सेना हमला नहीं कर रही। उसे हथेली में समा जाने वाले हथियार से धीरे धीरे घोटा जा रहा है। और ये तो अभी बस शुरुआत है। वैकल्पिक रास्ते एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। जो पुल
क्रीमिया को मुख्य भूमि से जोड़ते हैं, उन्हें बार बार निशाना बनाया जा रहा है। हर हफ्ते फंदा थोड़ा और कसता जा रहा है। हम इस कहानी के हर कदम पर नजर बनाए रखेंगे। तो अगर आप इस युद्ध को सच में समझना चाहते हैं, सिर्फ सुर्खियों से नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो आने वाला है उसे मिस न करें। और आपके लिए एक सवाल है, अगर अब निर्णायक हथियार सबसे सस्ता और शांत है, न कि सबसे शक्तिशाली, तो इसका मतलब दुनिया की विशाल सेनाओं के लिए क्या है? जैसे खुद रूस की सेना या यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना। क्या कच्ची ताकत अब भी उतनी ही मायने रखती है जितना हम सोचते हैं? कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। मैं सभी टिप्पणियां पढ़ता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे।